आज दोपहर बाद मथुरा पहुंचने वाले, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में सीएम योगी शामिल होंगे। बैठक के बाद अधिकारियों के साथ मथुरा में चल रहे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम को 6 बजे सीएम योगी परखम गौशाला फरह पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। तो एक तरफ मथुरा दौरा और सबसे अहम मोहन भागवत के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से सभी 9 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल भेज दिया गया है, जिस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया है। आज बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उपचुनाव वाली 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी नामों का ऐलान करेगी। एक सीट बीजेपी ने सहयोगी दल आरएलडी को दे रखी है। तो आज यही खबर हो सकती है कि आज बीजेपी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर सकती है। 8 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि कब तक होगा इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बताया ऐसा ही जा रहा है कि आज 8 सीटों पर नाम का ऐलान संभव है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कभी भी बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कुछ सीटों पर ओबीसी और दलित उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी चल रही है। यूपी में उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 25 अक्टूबर पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। उपचुनाव में बीजेपी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भी जीतेगी, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। जिस प्रकार से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे भी बड़े बहुमत से महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा सरकार बनने जा रही है। विरोधियों की झूठ की जो कलई है वो खुल चुकी है। संविधान को खतरा पैदा करने वाले कांग्रेसी हों या जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव जी हों, वह कांग्रेस के मोहरा बन गए हैं और श्री राहुल गांधी के दरबारी बन गए हैं। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं। बीजेपी अपने काम पे सबको साथ लेके चलने की नीति पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। इससे पहले प्रदेश इकाई की ओर से सभी सीटों के लिए 3-3 नामों का पैनल बीजेपी हाईकमान को भेजा गया था, जिस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला ले चुका है। फाइनल लिस्ट तैयार है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, उसके मुताबिक कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी पैनल में नाम। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है कि इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शेफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम यूपी बीजेपी ने पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल हैं। मिल्कीपुर में अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी ने जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है। यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। हम लोग आपस में बातचीत करके नीचे से तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है।
और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की 9 सीट कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, फूलपुर, करहल, सीसामऊ, गाजियाबाद और कटहरी पर उपचुनाव होना है। इनमें से एक मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने हर सीट पर जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी है, दीपावली से पहले कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने दीपावली से पहले वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर दीपावली के पहले कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को 30 अक्टूबर को ही वेतन और पेंशन भुगतान करने के आदेश दे दिए थे। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद एसीएस दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी। सीजेआई पर रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी के बाद अब सफाई दी है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एक्स पर लिखा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। शरारती लोगों ने मेरे जवाब को गलत तरीके से पेश किया। सीजेआई नगरपालिका से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, ना मैंने इस संबंध में कुछ कहा है। रामगोपाल यादव ने डीएम और एसएसपी से जांच की मांग की है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है, छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? और अब आपको सुनाते हैं रामगोपाल यादव का वो बयान जिस पर बवाल मचने के बाद उन्होंने अपनी सफाई दी। चंद्रचूड़ ने, अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है, छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? नोएडा के सेक्टर 68 स्थित निजी कंपनी में करंट की चपेट में आकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। ड्राइवर की मौत के बाद उसके साथियों ने कंपनी के गेट पर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने करंट लगने के बाद समय पर अस्पताल ना पहुंचाने का गंभीर आरोप कंपनी पर लगाया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मौत के कारणों की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रवाना हो रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं और यहां पर वो भारत का पक्ष रखेंगे, ब्रिक्स में शामिल होंगे। अगर ब्रिक्स की बात की जाए, तमाम बड़े देश इसमें शामिल हैं और ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। तो रूस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
रवाना होने की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस में, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। और खबर प्रयागराज से लेते हैं, जहां पर सुभाष चौराहे के पास जीएसटी दफ्तर में आग लग गई। आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई और इस दौरान दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जीएसटी दफ्तर है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन उस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। खबर संत कबीर नगर से लेते हैं, जहां पर जैन मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति के चोरी के मामले में पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से अष्टधातु की मूर्ति सहित दूसरे सामान भी बरामद कर लिए हैं। घटनाक्रम इसका जांच किया गया, साथ ही साथ जो इसमें अभियुक्त था, अभियुक्त को पकड़ा गया। अभियुक्त के पास और इसके जो सहयोगी थे उनके पास से जो अष्टधातु की मूर्ति थी वो बरामद की गई है। लगभग 1,03,000 रुपये में वो पूरा इन्होंने बेचा था, जो सिंहासन था, और आपस में ही पैसे बांटे थे। उसमें से 14,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा कुछ सामान, 1 अदद लुटिया और 1 सफ़ेद धातु का चम्मच भी बरामद हुआ है। और आजमगढ़ से खबर, जहां पर अहिरोला थाने की पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने 17 अक्टूबर को 4 पुलिसकर्मियों को पिकअप से कुचला, जान लेने का प्रयास किया। इस मामले में 2 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब घटना में फरार दूसरे आरोपियों को भी पुलिस जल्द ही पकड़ने का दावा कर रही है। 4 पुलिसकर्मियों को कुछ पशु तस्करों द्वारा पिकअप वाहन चढ़ाकर घायल कर दिया गया था और उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। इस घटना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कल दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध असला भी बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ में और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर और भी कई व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में ई रिक्शा पर बैठे महिला के साथ ई रिक्शा चालक छेड़छाड़ करने लगा। महिला के विरोध करने पर विवाद होने लगा। विवाद के बीच मौके पर खड़े एक शख्स ने ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। शख्स ने पहले तो ई रिक्शा चालक की काफी देर तक चप्पलों से पिटाई की और जब ई रिक्शा चालक जमीन पर गिर गया तो उसकी लात घूंसों से पिटाई करने लगा। वहीं पास मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला लहरपुर कोतवाली इलाके के रूमी गेट का बताया जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ।